जबकि आज हम लोग इस सदन में बैठकर यहाँ पर इस पर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तब भी कहीं रायगढ़ में, कहीं काशीपुर में, कहीं नियामगिरी के आसपास, कहीं झारखंड में, कहीं मध्य प्रदेश में कोई गोंड, कोई बैगा, कोई औरांव अपनी अपनी बस्ती से निकाला जा रहा होगा, बेदखल किया जा रहा होगा। संजीदगी के साथ बात करने की जरूरत है कि आज जब हम यहाँ पर बहस करने के लिए खड़े हुए हैं, तब भी छत्तीसगढ़ में बहने वाली बेलाडीला की पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली शंकिनी और डांकिनी नदियां आज कुछ और अधिक मटमैली होकर बह रही होगी। आज जब हम खनिज के बारे में बात करेंगे तो उसके साथ जो जुड़े हुए दूसरे विषय हैं, मसलन ये कि खनिजों का जो प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, उसकी वजह से जो विस्थापन उपजता है, उसके बारे में बात किए बगैर खनिजों के बारे में चर्चा करना मेरे ख्याल में पूरी बात नहीं होगी और जरूरत है कि हम उसके बारे में जरूर यहाँ पर बात करें। देश के आबादी में 8% लोग आदिवासी वर्ग के लोग हैं, लेकिन माननीय सभापति महोदय, पिछले इतने वर्षों में आजादी के बाद से लेकर अब तक, जब से विकास की अवधारणा पैदा हुई और हम आगे बढ़े, तब से अगर 40% विस्थापन पूरे देश के विस्थापन में, कुल विस्थापन में देखें तो 40% विस्थापन आदिवासी वर्ग के लोगों का हुआ, और जिसमें से करीब करीब अगर हम देखें कि मैं यहाँ पर एक आंकड़े आपके सामने रखना चाहती हूँ, 1991 में 789 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड होता था। 93-94 में आते आते आपको मैं बताना चाहती हूं कि वो फॉरेस्ट लैंड जिस पर की माइनिंग की गतिविधियां शुरू हुई और माइनिंग के अलावा उद्योग और अन्य चीजों के लिए गतिविधियां शुरू हुई, वो संख्या बढ़कर 43% उसमें बढ़ोतरी हुई, जिसमें करीब करीब 1/3 माइनिंग के लिए होने लगा। मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहती हूँ कि जब भी हम लोग यहाँ पर माइनिंग के बारे में बात करते हैं, तब उसमें विस्थापन के बारे में बात किए बगैर बात पूरी नहीं हो सकती। और विस्थापन के बारे में अगर किसी ने ऐतिहासिक कदम उठाया, तो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आंध्र प्रदेश की सरकार समता केस में, समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में 1997 के जुलाई माह में माननीय उच्चतम अदालत ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया। हम 5वीं अनुसूची की हमारे संविधान में बात करते हैं। 5वीं अनुसूची में आदिवासी वर्ग को यह सुरक्षा है, यह संरक्षण है कि आदिवासी और अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी तरह से लैंड का ट्रांसफर किसी गैर आदिवासी को नहीं किया जा सकता। लेकिन विशाखापट्टनम जिले में आंध्र प्रदेश में उस समय जब बिरला और उसके साथ साथ 17 दूसरी कंपनियों को पट्टे जारी किए गए थे, तब माननीय उच्चतम अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए उन सारे पट्टों को निरस्त किया और उसके साथ साथ ये जोड़ा कि इस तरह से आगे पट्टे लीज पर नहीं दिए जा सकते। एक तरफ उच्चतम अदालत ने यह फैसला दिया, दूसरी तरफ हमारी पार्लियामेंट ने, तत्कालीन सरकारों ने मिलकर पेसा कानून बनाया और 5वीं अनुसूची में आदिवासी वर्ग को विस्थापन से बचाने के लिए प्रावधान किया। लेकिन उसके बावजूद मैं कहना चाहती हूं और माननीय मंत्री जी को इस ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं आपके माध्यम से कि पेसा कानून भी अगर बात करता है तो मात्र गौण खनिजों की बात करता है, प्रमुख खनिजों की बात पेसा कानून भी नहीं करता। और जब तक आदिवासी वर्ग के विस्थापन के मामले में हम कोई ऐतिहासिक फैसला नहीं करते, तब तक इसी तरह से बेदखली के मामले सामने आते रहेंगे। नियामगिरी पर्वत में डोंगरिया कौन समाज के लोग जिस पर्वत को देवता की तरह पूजा करते हैं, जिस पर्वत पर उनकी आस्थाएं टिकी हुई हैं, वहां पर वेदांता कंपनी के द्वारा उन लोगों को खदेड़े जाने की बात सामने आई। मैं बधाई देना चाहती हूं यूपीए की चेयरपर्सन माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जिन्होंने केंद्र सरकार के माध्यम से उस पर रोक लगाया। लेकिन बात यहाँ पर एक नियामगिरी की नहीं है। एक नियामगिरी को इस तरह के इंटरवेंशन से बचाया जा सकता है, लेकिन बात यह है कि एक नियामगिरी अगर समाप्त होगा तो जगह जगह पर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, अन्य सभी जगहों पर नियामगिरी में जिस तरह की घटनाएं हुई, उस तरह की अन्य जगहों पर भी घटनाएं होती रहती। माननीय सभापति महोदय, ग्लोबलाइजेशन का दौर है और ग्लोबलाइजेशन के बाद 1993 के बाद
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आने लगा। 2006 में करीब 100% एफडीआई को मान्य किया गया और लगातार आदिवासी संरक्षित क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में इन कंपनियों के माध्यम से काम होना शुरू हुआ। मैं केवल यहां पर एक बात कहना चाहती हूं और मैं स्वागत करती हूं और धन्यवादी हूं महामहिम राष्ट्रपति जी की, जिन्होंने अपने अभिभाषण में, बजट सत्र के शुरू होने समय किए गए अपने अभिभाषण में उन्होंने जोरदार ढंग से इसकी पैरवी की कि आने वाले समय में नई माइनिंग नीति, नई खनिज नीति लेकर आया जाएगा। और मुझे विश्वास है माननीय सभापति महोदय कि उस विचारधारा से जुड़ी हुई केंद्र की सरकार, जिसने आजादी से पहले जंगल सत्याग्रह की पैरवी की थी, जिसने आजादी के बाद ऐतिहासिक आदिवासियों के साथ न्याय करते हुए वनाधिकार कानून और पेशा कानून को प्रावधान दिया, ट्राइबल पंचशील की बात की और सब प्लान की बात की, वही विस्थापन नीति में भी मानवता के दृष्टिकोण के साथ काम निश्चित करेगी। और जो नई खनिज नीति आएगी उसमें यहां पर उपस्थित मेरे अन्य साथियों ने भी कहा, माइंस का मामला डेप्रिसिएशन का है, वैल्यू लगातार घटती है, उसमें अगर किसी को आप मुनाफे में हिस्सेदारी दोगे तो वो काफी नहीं है। मैं कहना चाहती हूं उन्हें बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। आदिवासी वर्ग के लोग अगर अपने क्षेत्र से हटाए जाते हैं और वो अगर लगातार जल जंगल और जमीन के लिए संघर्ष करते हैं तो वो उनका नैतिक अधिकार है और उस अधिकार से हम उन्हें वंचित नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य है और इस सदन का कर्तव्य है कि जल जंगल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ने वाले भूमि पुत्र आदिवासियों को इन सारी खदानों में बराबरी का हिस्सेदारी और मालिकाना हक मिलना चाहिए। इसकी मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ महोदय। मैं इसके साथ साथ दूसरी बात पर आती हूँ, उत्खनन से पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है। पूरी लैंड की टोपोग्राफी बदल जाती है। लगातार जो मेटल सल्फाइड्स होते हैं वो जब ऑक्सीजन के प्रभाव में आते हैं, उनका जब ऑक्सीडेशन होता है और आयरन सल्फाइड्स वो बनते हैं, तब लगातार वो पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं। जब कैलिफोर्निया में गोल्ड रश हुआ, उसके ट्रीटमेंट के लिए साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता था, तब भी यही स्थिति वहां पर भी बनी थी। मैं कहना चाहती हूं ये जितने लोग भी उत्खनन का काम करते हैं और उसके साथ साथ जो अबेंडन करके माइंस को चले जाते हैं, यानी जो परित्यक्त खदानें हैं, और इसके बाद को मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूं कि हमारे देश में ऐसी कोई इन्वेंटरी नहीं है जहां पर परित्यक्त खदानों का एक डेटा बनाया जाए। तो मैं अनुरोध आपसे करना चाहती हूं कि जो कंपनियां ये काम करती हैं उनसे ही क्लीन अप कॉस्ट लिया जाना चाहिए और पोल्यूटर्स पे की नीति के अंतर्गत पर्यावरणीय जो उनकी वजह से हानि हुई है उसको न्यून से न्यूनतम करते हुए काम करने की जिम्मेदारी आईबीएम की और जीएसआई की है। यहाँ पर शुरू में आज कोयले के बारे में बात हुई। कोयले का इस मंत्रालय की बहस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पहले आओ पहले पाओ की जो नीति है वो नीति यूपीए ने तो कंटिन्यू किया। उस नीति की शुरुआत एनडीए के समय से हुई। मैं यहाँ पर किसी तरह से पॉइंट स्कोर करने के लिए ये बात नहीं कह रही हूँ। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि अगर जिस तरह से विकसित देश हैं वहां पर उन्होंने जिस तरह के कानून बनाए हैं, और मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स कॉम्पनसेशन एंड लायबिलिटी एक्ट, क्लीनर्स एक्ट, इस तरह के जब क्लीन अप कॉस्ट के बारे में जो बात हुई, जब तक इसके बारे में बात नहीं होगी तब तक खनिज मामलों में बात पूरी नहीं होगी। और मैं कहना चाहती हूं कि अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में उसका कम से कम पर्यावरणीय नुकसान हो, और ये जो परित्यक्त खदानें हैं जो कभी जिसका डेटा नहीं होता, जिसके बारे में कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, जिसके बारे में कोई डेटा हमारे पास में नहीं है और जिसका कॉस्ट केवल और केवल सरकारों के जिम्मे आ जाता है, पर्यावरण पर आ जाता है, लोगों पर आ जाता है, उसका कॉस्ट उनको लेना चाहिए। मैं आखिरी बात के साथ 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी। मैं केवल बिल्कुल 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी सभापति महोदय। ग्रीनलैंड में कई वर्षों के पूर्व नॉर्वे से माइग्रेट होकर नॉर्स जाति के लोग वहां पर पहुंचे। उन्हें अपने ऊपर बहुत घमंड था, जैसे कि हमारे बहुत सारे शहरी लोगों को भी होता है कि सबसे ज्यादा सभ्य वो हैं, और जैसे कि हमारे कुछ कंपनियों को भी होगा। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे,
वो जाहिल और गंवार समझने वाले इनुआइट लोग तो वर्षों से वहां पर रहे, सदियों से रहे, हजारों वर्षों तक रहे, लेकिन ये नॉर्स जाति के लोग केवल 450 साल में अपने द्वारा किए गए, अपने लाइफस्टाइल के द्वारा किए गए पर्यावरणीय नुकसान की वजह से समाप्त हो गए। आज हमारे लिए वो एक मिसाल है और हमें इस बात के लिए देखना है कि हम किस तरह से पर्यावरणीय नुकसान को खत्म करते हुए इसमें पारदर्शिता ला सकें। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं अंत में, केवल अपने पॉइंट्स के माध्यम से, एक तो जीएसआई का सशक्तिकरण होना चाहिए, आईबीएम का सशक्तिकरण होना चाहिए। हमारे पास कानूनों की भरमार है, अन्य देशों के पास इंडस्ट्री टैक्स के माध्यम से हो सकता है, क्लीन अप कॉस्ट के माध्यम से हो सकता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट कॉस्ट के माध्यम से हो सकता है, और इस तरह से हम अपने खनन को बरकरार रखते हुए पर्यावरण का कम से कम नुकसान करेंगे और विस्थापितों की मदद करेंगे। आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। एक आखिरी बात, बार बार ये बात होती है कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार क्या कर रही है? फेडरल व्यवस्था में भारत सरकार और प्रदेश की सरकारें सीमावर्ती दो राष्ट्रों की तरह नहीं है, दोनों की मिलकर सामूहिक जिम्मेदारी है और दोनों का मिलकर लक्ष्य है कि दोनों मिलकर लोगों के ज्यादा से ज्यादा हित के लिए काम करें। और मैं कहना चाहती हूं कि अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बार बार भारत सरकार क्या कर रही है, तो एक तरह से वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश की सरकारें अपनी जिम्मेदारी का वहन करने में नाकामयाब हैं। और मैं चाहती हूं कि ये बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, सब मिलकर अपनी सामूहिक जिम्मेदारी का वहन करें। और मैं उम्मीद करती हूं कि नई खनिज नीति इन सारे अनसुलझे सवालों का जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable members, it is 6 o'clock. We shall continue this discussion tomorrow. Now we will take up the 0 hour matters, and the House is extended till the completion of the 0 hour. Shri Mahabal Mishra.